हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं और कोड नंबर है 55/C/2 सेट नंबर 2 है। ओके, ये बाइलिंगुअल पेपर आता है, आपको पता है, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आते हैं। पेपर सोल्व करने के लिए कुछ कांस्टेंट वैल्यू आपको गिवन होती हैं। अगर आप किसी कारण से भूल जाते हो इनको तो इन वैल्यूज़ को आप यूज़ कर सकते हो। हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखिए, an air-filled parallel plate capacitor is connected across a battery. After it is fully charged, the battery is disconnected. Now dielectric slab is inserted between the plates of the capacitor to fill the space completely. Then देखिए, जो क्वेश्चन है यहाँ तो 1 मार्क्स क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी आता है। तो मैं आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको ध्यान से देखें। ओके, देखिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं इसको 1 बाय 1। फर्स्ट, कैपेसिटेंस विल डिक्रीज। कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा या नहीं होगा, तो आप ध्यान देना, जब भी आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो कैपेसिटेंस होता है C = हो जाता है KC0, मतलब के टाइम हो जाता है। इसका मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट तो हुआ गलत। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना हो, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पे जैसे ये डिस्टेंस होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगा वो आपको पता है σ/ε0 होता है। ये वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो ये जो E होता है इसकी वैल्यू आपको पता है। अगर पोटेंशियल के साथ देते हैं E = V/D, और क्योंकि प्लेट का सेपरेशन जो है वो कांस्टेंट है, वो हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक डाला है, मतलब डी में कोई चेंज नहीं हुआ है। वी में क्या चेंज हुआ अगर वो मुझे पता चल जाए तो मुझे पता चलेगा कि ई में कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या क्या, बैटरी को हमने हटा दिया है। बैटरी को क्या कर दिया, डिस्कनेक्टेड कर दिया। तो बैटरी को मैं जैसे ही डिस्कनेक्ट करता हूँ तो क्या होता है, ये बैटरी इस प्रकार से कनेक्टेड थी इसके साथ, है ना, और बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो डिस्कनेक्ट करने के बाद मतलब क्या हुआ कि इसको कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रहा है। ओके, और बैटरी ने सपोज करो इसको Q चार्ज दिया और उसके बाद आपने इस बैटरी को हटा दिया, तो फिर क्या हुआ, इसकी प्लेट के ऊपर Q हो गया सेम। तो ये बात ध्यान रखना, जब बैटरी को रिमूव कर देंगे तो जो चार्ज है वो सेम रहेगा। सेम रहने का मतलब है कॉन्स्टेंट रहेगा। चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब मुझे देखना ये कि V पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो, मुझे पता है कि C जो होता है वो K × C0 हो जाता है। C की जो वैल्यू होती है वो Q/V होती है। C की वैल्यू क्या होती है, Q/V, और दैट इज इक्वल टू K Q/, क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा। V0 क्या था, स्लैब डालने से पहले, C0 स्लैब डालने से पहले, तो V0 हो गया जब बैटरी कनेक्ट कर रखी थी तब का पोटेंशियल। और क्योंकि चार्ज में कोई चेंज हो नहीं रहा तो चार्ज दोनों तरफ सेम है, चार्ज से हमारा चार्ज कैंसिल हुआ। यहाँ से हम देखते हैं कि जो V की वैल्यू है पोटेंशियल की, वो आता है V0/K। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नया पोटेंशियल है ओरिजिनल पोटेंशियल का 1/K टाइम हो जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, और पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E = V/D होता है। तो E की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, E की वैल्यू हो जाएगी E0/K। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ओके, इसको ध्यान रखना, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी एग्जाम में इस टाइप से आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज, गलत है, हमने अभी भी देखा डिक्रीज होता है, तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑटोमेटिकली डी ऑप्शन सही बच गया, चार्ज ऑन द प्लेट विल रिमेन द सेम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, A charged particle is placed between the plates of a charged parallel plate capacitor. It experiences a force F. If one of the plate is removed, the force on the charged particle becomes. देखिए क्या होगा, इसको भी आप थोड़ा डिटेल में समझ लें। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है σ/ε0, वो कैसे होता है, ये पॉजिटिव प्लेट मान लेता हूँ मैं, और इसको इधर मैं नेगेटिव प्लेट कंसिडर कर लेता हूँ। तो आपको पता है पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इधर, और नेगेटिव प्लेट में इनवर्ड होता है तो नेगेटिव का जाएगा इधर। पॉजिटिव का जो होगा प्लेट का वो होगा, मैं E पॉजिटिव यहाँ पे लूँ तो वो होगा σ/2ε0, और इधर पॉजिटिव का होता है वो भी क्या होता है, σ/2ε0 होता है। नेगेटिव प्लेट का लोगे तो वो क्या हो जाएगा, σ/2
2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड होकर आपको इतना इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। अब चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ रखा है, सपोज करो इस पर Q चार्ज है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू ई। सो F इज इक्वल टू Q, तो हम Q ही रहने देते हैं, और E हो गया आपके पास सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज पार्टिकल जब प्लेट्स के बीच में रखा होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा Q सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक प्लेट को रिमूव कर दिया, किसी भी एक प्लेट को रिमूव करो। सपोज करो मैंने इस प्लेट को रिमूव कर दिया, तो इस प्लेट को जब रिमूव करूँगा तो इसका ये भी रिमूव हो जाएगा, फील्ड भी रिमूव हो जाएगा। इसका जब फील्ड रिमूव होगा तो हमारे पास जो फील्ड अब बचने वाला है वो सिर्फ ये फील्ड बचेगा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास ये आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल फोर्स का तो हाफ हो गया ये, तो आंसर क्या आ गया F बाई 2। हाँ, सी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 3, in a region of space the electric field E and the magnetic field B are perpendicular to each other. An electron enters in the region with a constant speed in direction perpendicular to both the fields electric and the magnetic field. If electron moves undeflected in the field then the speed of electron is। देखिए ये आपने स्टेटमेंट पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए कि क्या बोलता है कि देखो एक बार पहले हम डायग्राम भी बना लेते हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इस प्रकार से मैं ये बना देता हूँ, ये भाई इस प्रकार से हो गया, इनटू द पेज हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने ऐसे लगा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा रखा है। तो यहाँ मैं पॉजिटिव प्लेट बोल देता हूँ और इधर क्या नीचे वाली प्लेट को बोल देता हूँ नेगेटिव प्लेट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपकी यहाँ ऐसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड की इनटू द पेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि इस फील्ड में कहीं एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है दोनों के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रकार से स्ट्रेट निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन कैसे निकल जाता है, स्ट्रेट निकल गया, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट निकल गया। इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर फोर्स लगा था कि इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे किधर जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लगाओगे तो फोर्स आपका निकलेगा इसके ऊपर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, आपका थंब होता है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और सेंट्रल फिंगर जो होती है वो करंट को रिप्रेजेंट करती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसमें इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, है ना। और क्योंकि ये अनडिफ्लेक्टेड गया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू F मैग्नेटिक। और आपको ध्यान हो ये जो कंडीशन थी ये वेलोसिटी सिलेक्टर की कंडीशन थी। किसकी कंडीशन थी, वेलोसिटी सिलेक्टर की कंडीशन थी। F इलेक्ट्रिक मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो E इंटू ई, क्यू ई होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हो गया, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक क्या होता है, QVB साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। Q को हम क्या लिख देंगे, E लिख देंगे, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो E V और B, E कैंसिल E, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, E डिवाइडेड बाई B। क्या आया, E बाई B। तो ऑप्शन ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 4, टू पार्टिकल्स ऑफ मास M1 and M2 हैविंग इक्वल चार्ज, दे आर accelerated from rest through potential difference V and then enters in a region of uniform magnetic field B. If they describe circular paths of radius R1 and R2 respectively, then the value of M1 and M2 is। देखिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 1 मार्क्स का ज़रूर है बट थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है। कैसे, सबसे पहले सर्कुलर पाथ करता है, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में जो सर्कुलर पाथ होता है तो फोर्स लगता है QVB, सर्कुलर है तो थीटा 90 डिग्री होगी, वैसे तो QVB साइन थीटा होता है ना, QVB इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, है ना। तो यहाँ इस वेलोसिटी से स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो आपके पास जो रेडियस आई, रेडियस r इज इक्वल टू, तो वो आपके पास आई r आई mv डिवाइडेड बाई QB, mv बाई QB। रेशो आपको किसका निकालना है, m1 बाई m2 का रेशो निकालना है, तो यहाँ से आप मास का रेशो यहीं से निकाल लो। इसका मतलब m जो आपके पास आएगा वो आएगा QBr और डिवाइडेड बाई वेलोसिटी V। आपको m1 बाई m2 निकालना है, तो इसका मतलब m1 डिवाइडेड बाई m2 इज इक्वल टू हो जाएगा, Q दोनों का सेम है, B सेम है, रेडियस हो जाएगी R1, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी V1। ओके,
और m2 के लिए क्या हो जाएगा QBR2 और वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2। QB कैंसिल QB, ये आपके पास आया RV2 डिवाइड बाई R1V2 डिवाइडेड बाई R2V1। और ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है नहीं, आंसर में कोई ऑप्शन नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वेलोसिटी में चेंज आने वाला है, तो मैं वो और निकाल लेता हूँ। तो आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एच जो वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई रूट ऑफ 2m/ke होती है ना। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ h डिवाइड बाई रूट ऑफ 2m, काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ q इंटू ई, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे v2 डिवाइड बाई v1 का रेशो चाहिए, तो यहाँ से v2 बाई v1 क्या हो जाएगा, v2 डिवाइड बाई v1 इज इक्वल टू हो जाएगा h डिवाइडेड बाई 2m2, q दोनों का सेम है, ठीक है। और ये QE नहीं QV मैंने गलत लिख दिया, ये QV होता है ना, काइनेटिक एनर्जी को QV से लिखेंगे, QV दोनों का सेम है पोटेंशियल, तो यहाँ पे Q1 Q2 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका हो गया अंडर डिवाइड बाई H कांस्टेंट है ही, V1 हो जाएगा 2m1, Q दोनों का सेम है, सेम पोटेंशियल में एक्सेलरेट हुए, H कैंसिल H कर देगा, 2 कैंसिल 2 कर देगा, QV कैंसिल QV कर देगा, तो ये आपके पास क्या आएगा m1 अपॉन m2 का रूट, मतलब v1 अपॉन v2 वैल्यू आपके पास ही आई। तो इसलिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या क्या निकालना था हमें, m1 बाई m2 था ना, ये m1 बाई m2, तो ये आपके पास किसके बराबर आ गया, m1 बाई m2 इज इक्वल टू हमारे पास हुआ r1 बाई r2 तो था ही है, तो लिख देंगे r1 बाई r2 और v2 अपॉन v1, तो इंटू v2 अपॉन v1 की वैल्यू आपके पास ही आ गई रूट ऑफ m1 बाई m2। स्क्वायर ले दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो जगह m1 स्क्वायर बाई m2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 स्क्वायर इज इक्वल इंटू m1 डिवाइडेड बाई m2, और इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास m1 अपॉन m2 है वो आया r1 अपॉन r2 होल स्क्वायर। कौन सा आंसर है वो देख लेते हैं। r1 बाई r2 क्या है हमारा आंसर, r1 बाई r2 होल स्क्वायर, सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, a beam of white light is incident on the glass air interface from the glass side at such an angle that green light grazes the interface as shown in the figure. The colors of light which will emerge out in air are, देखिए वाइट लाइट में आपको पता है जो कलर्स होते हैं उसका स्पेक्ट्रम कुछ इस प्रकार से होता है, वो होता है V I B G Y O R, और जो डाउनवर्ड जब आते हो आप तो जो लैम्डा होती है वो डिक्रीज होती है, यानी सबसे ज़्यादा लैम्डा रेड की और सबसे कम किसकी, वायलेट की। यहाँ इसमें क्या बोला है कि जो वाइट लाइट जब डालते हैं तो रेड जो ग्रीन जो लाइट है वो इस इंटरफेस पे चलती है, इस प्रकार से ग्रीन लाइट कहाँ चलती है, इंटरफेस पे चलती है। अब इनमें से रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट में से कौन से कलर बाहर निकल के आएंगे, हमें ये बताना है कौन से कलर बाहर निकल के आएंगे। तो आपको पता है ये तो TIR पे डिपेंड करेगा, जिनका TIR हो जाएगा वो इधर आ जाएंगी और जिनका TIR नहीं होगा वो इस प्रकार से बाहर निकल जाएंगी। तो उसका मैं कैसे पता लगाऊं, तो आपको पता है TIR, ये जो ग्रीन लाइट वाला जो केस है ना, इस केस में ये आपको क्रिटिकल एंगल का केस होता है, और क्रिटिकल एंगल के ऊपर क्या होता है कि जो साइन C होता है दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई म्यू होता है। साइन C किसके बराबर होता है, 1 डिवाइड बाई म्यू होता है। और आल्सो हमें ये पता है कि म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, लैम्डा के है। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन C है वो प्रोपोर्शनल टू किसके है, लैम्डा के। मतलब जिसका लैम्डा ज़्यादा है उसका C ज़्यादा है, जिसका लैम्डा ज़्यादा है उसका C क्या है, ज़्यादा है, और जिसका C ज़्यादा है उसका TIR देखो अब इस कलर से, ये जो कलर हैं ये एंगल है, इससे ज़्यादा जिनका एंगल होगा उनका TIR नहीं होगा, इससे ज़्यादा जिनका एंगल होगा उनका TIR
नहीं होगा, ये क्रिटिकल एंगल हो गया ना। इससे ज़्यादा जिनका भी होने वाला है, लैम्डा ज़्यादा किसका हम देखते हैं, लैम्डा रेड कलर का ज़्यादा है, तो रेड कलर का ज़्यादा है तो रेड कलर के लिए ये क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए ना। तो इसका मतलब होगा अगर यहाँ से कोई लाइट इस एंगल पे कोई लाइट जाएगी, ये इतना एंगल उसको मिलता तो इसका TIR होता, अदरवाइज इसका TIR नहीं होगा। हमें एंगल कितना मिल रहा है, एंगल मिल रहा है हमें इतना, और अगर इतना एंगल मिलेगा तो इसका TIR होता, इतना एंगल मिला नहीं है ना, तो इतना नहीं मिला। तो इसका मतलब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे रेड, ऑरेंज और येलो इनको ज़्यादा क्रिटिकल एंगल की ज़रूरत थी, जबकि क्रिटिकल एंगल हमारे पास इस केस में क्या है, कम। तो ज़्यादा क्रिटिकल एंगल किसके लिए चाहिए, येलो, ऑरेंज और रेड के लिए चाहिए। इसका मतलब येलो, ऑरेंज और रेड लाइट जो हैं वो बाहर निकल जाएंगी, और जो इंडिगो, वायलेट और ब्लू ये ग्रीन के बाद आती हैं, तो इनको कम क्रिटिकल एंगल चाहिए। तो मतलब इनको अगर आप कम क्रिटिकल एंगल इस एंगल पे भी इनको डाल देते, इस एंगल पे भी डाल देते, तो भी ये बाहर निकल जाती है ना, बाहर नहीं निकलती, तो भी इनका TIR हो जाता। मतलब इनके TIR के लिए क्रिटिकल एंगल कम चाहिए, इनको क्रिटिकल एंगल चाहिए ज़्यादा, और क्रिटिकल एंगल दे क्या रखा है हमें, कम एंगल दे रखा है हमने। तो इसका मतलब येलो, ऑरेंज और रेड का TIR नहीं होगा, इसका मतलब ये बाहर आ जाएंगे। तो आंसर आपका क्या रहेगा, A। क्वेश्चन नंबर 6, when temperature of a n-type semiconductor is increased, n-type semiconductor temperature increase करेंगे, then the number of free electrons increases while that of holes decreases, number of holes increases while that of free electrons decreases, number of free electrons and holes remain unchanged, and नंबर ऑफ बोथ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीज इक्वली। ये ठीक है, करेंगे जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने के उतने होल बन जाएंगे, क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होने वाले हैं, ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बनेगा, तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स जनरेट होंगे इक्वली, तो ऑप्शन डी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 7, the figure shows the energy level diagram of hydrogen atom with few transitions, which transition shows the emission of photon with the maximum energy। ध्यान देना, यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूजन कर देंगे बच्चे देख के। आप यहाँ देख रहे हो तो एनर्जी जो सबसे ज़्यादा 1, 2, 3, 4, एक ट्रांजिशन जो है वो 1 से 3 जा रही है। 1 से 3 का एनर्जी डिफरेंस देखोगे ये तो +12 के आसपास आने वाला है ना, 12 पॉइंट समथिंग ये आएगा, सबसे ज़्यादा आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, बाकी सभी कम आ रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दोगे 1 नंबर की जो ट्रांजिशन है, 1 नंबर की ट्रांजिशन क्या है, वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होगा, इमिशन नहीं होगा। लो से किधर जा रहा है, हाई में जा रहा है, तो ये कौन सा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फोटोन का अब्जॉर्प्शन होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, इमिशन पूछा गया है, इमिशन पूछा गया, तो एक वाला आप इग्नोर कर देना, क्योंकि इसमें अब्जॉर्प्शन हो रहा है, हालांकि एनर्जी इसकी ज़्यादा ज़रूर है। एनर्जी का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो एनर्जी डिफरेंस आया यहाँ से -1.5 + 13.6, तो आपके पास 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है, ये है ना। लेकिन ये नहीं लेना, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें पूछा क्या है, इमिशन। तो इमिशन कब होगा, इमिशन होगा जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा। तो हाई एनर्जी से अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कम आने वाला है, तो और 3.4 का और 8 इसका डिफरेंस देखेंगे तो भी कम आएगा। सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है हमें, यहाँ से हमें दिख रहा है -3.4 + 13.6, अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरे पास आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे ज़्यादा ये आएगा इमिशन वाला। वैसे 12.1 आ रहा है, बट ये अब्जॉर्प्शन का है ना, तो 3 इज़ द राइट। 3 कौन सा है, ऑप्शन सी इज़ द राइट। Question number 8, a heavy particle initially at rest split simultaneously in two particles of the mass m1 and m2 having non-zero velocities. The ratio of de Broglie wavelength associated with the particles is, देखिए de Broglie wavelength अगर आपको करना है तो de Broglie wavelength लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई m/v होता है, हमें उनका मोमेंटम पता होना चाहिए। अब देखो क्या है, इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम हो जाएगा m/v, दैट इज इक्वल टू 2 पार्टिकल में टूट गया तो वो हो जाएगा m1v1 + m2v2 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग। और क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट में था तो m/v की वैल्यू 0, दैट इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास यहाँ पे आने वाला है m1v1 इज इक्वल टू -m2v2। माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है
लैम्डा कांस्टेंट, ये एच कांस्टेंट है, भी दोनों का सेम हो गया, इसका मतलब लैम्डा दोनों की सेम रहेगी, रेशियो निकालूंगा तो 1 आएगा। रेशियो पूछा था ना, रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो सी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए विंडो इज प्रोवाइडेड इन द मिडल ऑफ ए वॉल, इट्स इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द ऑपोजिट वॉल एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द यूजिंग ए लेंस। इफ वॉल एंड इट्स इमेज आर ऑफ द सेम साइज देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड इज। ध्यान से देखना क्या बोला है, हमने सपोज कर लिया ये एक लेंस है, तो इस प्रकार से एक लेंस हो गया। ए विंडो इज प्रोवाइडेड इन द मिडल ऑफ ए वॉल, तो ये कोई वॉल थी और यहाँ पे एक विंडो है, ये विंडो हो गई। इट्स इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द अपोजिट वॉल, तो यहाँ पे कोई अपोजिट वॉल है। एट ए डिस्टेंस डी, अपोजिट वॉल एट ए डिस्टेंस डी, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी होगी। फ्रॉम इट यूजिंग ए लेंस, इफ़ विंडो एंड इट्स इमेज आर ऑफ द सेम साइज, मतलब जितनी विंडो यहाँ साइज़ यहाँ पे है उतनी ही साइज़ हमें यहाँ पे मिल रही है। तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब ये डिस्टेंस 2f के बराबर हो। तो यहाँ भी डिस्टेंस कितनी होगी, 2f होगी, तभी तो पॉसिबल है ना, क्योंकि सेम साइज़ कब बनाता है कॉन्वेक्स लेंस हो है, कब बनाएगा, जब 2f पे ऑब्जेक्ट रखा तो 2f पे ही बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंस आपका था ये बिल्कुल दोनों दीवार के बीच में रखा हुआ था, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये d/2 है और ये डिस्टेंस कितनी है, ये d/2 है। फोकल लेंथ पूछी है, तो ये 2f है, ये कितना है, फोकस का डबल है, तो 2f किसके बराबर है, d/2 के बराबर है। f किसके बराबर हो जाएगा, d/4 के बराबर हो जाएगा। और क्योंकि कॉन्वेक्स है, ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स है, लिखा भी होगा ना यहाँ पे, हमने देखा था, विंडो प्रोवाइडेड मिडल वॉल इमेज ऑब्टेन्ड ऑन दी अपोजिट वॉल डिस्टेंस d फ्रॉम इमेज यूजिंग ए लेंस। अब ये दे नहीं रखा, लेकिन हमें पता है अपोजिट वॉल के ऊपर आया तो कॉन्वेक्स लेंस ही ऐसा काम कर सकता है ना, तो ये कॉन्वेक्स हो गया। तो कॉन्वेक्स का फोकस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना था, d/4 यहाँ पे 2 आंसर दे रखे हैं, एक प्लस और एक माइनस। माइनस कॉनकेव के लिए होता है, तो कॉनकेव अपोजिट वॉल पे नहीं बनाता, कॉनकेव से वॉल पे ही बनाता। तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स है तो प्लस वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग विद द सेम स्पीड देन द पार्टिकल्स एसोसिएटेड विद द मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी। स्पीड सभी की सेम है, तो इसका मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई mv होता है। v सभी की सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो v होगी सभी की सेम, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो लैम्डा है, लैम्डा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास ज़्यादा है उसकी लैम्डा कम है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल में से सबसे ज़्यादा जो मास होता है वो किसका होता है, अल्फा पार्टिकल का होता है। तो अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज़्यादा है, तो वेवलेंथ इसकी सबसे कम है। और मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी है, तो जिसका मास सबसे कम होगा तो मास सबसे कम बीटा पार्टिकल का होता है। बीटा पार्टिकल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल बोलते हैं ना। तो सबसे कम मास किसका होगा, बीटा पार्टिकल। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बीटा पार्टिकल की सबसे ज़्यादा होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 11, इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड द एन साइड ऑफ द जंक्शन इज एट ब्लैंक पोटेंशियल एज कंपेयर टू दैट ऑफ पी साइड। ये हायर पोटेंशियल पे होती है, हाई लिखेंगे यहाँ पे, हाई पोटेंशियल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय यूजिंग ए ग्रीन, रेड एंड ब्लू मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स वन एट ए टाइम। द वैल्यू ऑफ द फ्रिंज विड्थ विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी। कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट है और स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स है। ओके, तो इसका मतलब होगा कि बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है, लैम्डा की होती है। कलर हमने यूज़ किया ग्रीन, रेड एंड ब्लू। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है, तो बीटा सबसे ज़्यादा किसकी होगी, रेड कलर की होगी। तो मैक्सिमम किसके लिए होने वाली है, रेड के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू एज ऑफ ए स्लिट एट द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज। तो फर्स्ट मिनिमम का जो फॉर्मूला, वैसे आपके पास फॉर्मूला होता है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो फर्स्ट के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से जो साइन थीटा है वो लैम्डा बाई ए हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई
ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई ए रेडियन। क्वेश्चन नंबर 14, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम स्टेट n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 1, द चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। एंगुलर मोमेंटम का चेंज पूछा है। देखिए एंगुलर मोमेंटम का चेंज आप कैसे निकालोगे, कहाँ से निकला, ये हुआ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई। mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देखना, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर जंप हुआ n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 में, यहाँ तो वेलोसिटी में भी चेंज आया है। किस किस में चेंज आया है, वेलोसिटी में भी चेंज आया है। तो आप इसको एंगुलर मोमेंटम को मैं यहाँ मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ एंगुलर मोमेंटम L3 का मोमेंटम हो जाएगा 3h डिवाइडेड बाई 2 पाई, ओके। और फिर होया L1 का कितना हो जाएगा, L1 का हो जाएगा h डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। अब डिफरेंस पूछा है तो L3 माइनस L1 में निकालूंगा तो 3h डिवाइड बाई 2 पाई माइनस h डिवाइड बाई 2 पाई, तो फॉर्मूला कितना हुआ, h डिवाइडेड बाई 2 पाई का चेंज इसके अंदर 2h डिवाइड बाई 2 पाई, 2 से कैंसिल 2, यानी h अपॉन पाई का जो चेंज है वो इसके अंदर आ गया। वह आप सोल्व कर लो ना, 2 पाई तो एलसीएम आ जाएगा, तो 2 पाई एलसीएम हो जाएगा 3h माइनस कितना हो गया h, कितना हो गया 2h डिवाइड बाई 2 पाई, 2 कैंसिल 2, तो h बाई पाई। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, h डिवाइडेड बाई पाई का जो चेंज है इसके अंदर वो इसके अंदर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन दे रखा है अल्टरनेटिव, द एनर्जी इक्वलेंट टू 10 ग्राम ऑफ द सब्सटेंसेज। 10 ग्राम सब्सटेंस की इक्वलेंट एनर्जी आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो आप उसमें ऐसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू mc² का फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, mc² का फॉर्मूला लगा देंगे। और जूल में पूछ रखा तो आंसर डायरेक्ट आपका ये जूल में ही आने वाला है। अगर ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रखा होता तो फिर आप क्या करते, इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देते, वो आपको कन्वर्जन फैक्टर पता है। तो यहाँ तो डायरेक्ट जूल में ही पूछ रखा है, तो mc² से फॉर्मूला में काम चल जाएगा। आपका जो मास है वो 10 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदल लेना, तो 10 ग्राम किलोग्राम करेंगे तो 10⁻³ और किलोग्राम, ये आ जाएगा, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15, ए मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन ओरिएंट इटसेल्फ वर्टिकली एट ए सर्टेन प्लेस ऑन द अर्थ, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट दिस प्लेस। देखिए दो तरह से क्वेश्चन होते हैं, अगर वो वर्टिकली कर लेता है अपने आप को, तो वर्टिकली करता है पोल के ऊपर, वर्टिकली कहाँ करता है, पोल के ऊपर। यहाँ तो डिप एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ये भी पूछा जाता है। तो 90 डिग्री डिप एंगल कहाँ होता है, पोल के ऊपर। और अगर डिप एंगल आपके पास 0 हो तो इक्वेटर होता है। दोनों पॉइंट आप ध्यान कर लें इनको। क्वेश्चन नंबर 16, द सीक्वेंस ऑफ सक्सेसिव डीके ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इज शोन अंडर। D1 से X निकला, फिर D2 बना, फिर बीटा निकला, फिर D3 बना। और यहाँ पे क्या बोल रखा है, इफ़ द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ D1 आर, D1 के एटॉमिक नंबर और मास नंबर 72, एटॉमिक नंबर 72 है, मास नंबर कितना है 180 है। एंड दोज ऑफ D3 आर, D3 के हैं 71 और 176 रिस्पेक्टिवली। आइडेंटिफाई द पार्टिकल एक्स हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ ध्यान से देखो, बीटा पार्टिकल यहाँ पे निकला है, तो जब भी बीटा पार्टिकल निकलता है तो चार्ज नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये तो 71 का 71 रहा। मास नंबर जो होता है वो 1 यूनिट नहीं, चार्ज नंबर पे फर्क पड़ता है, सॉरी, क्योंकि बीटा पार्टिकल है तो चार्ज नंबर 1 यूनिट इंक्रीज होता है, चार्ज नंबर 1 यूनिट इंक्रीज होता है। बीटा नेगेटिव निकला है तो यहाँ पे मतलब ये हुआ 70 था, ये बनेगा 70, तो तब बीटा निकलेगा तो यहाँ पे 71 हो जाएगा। मास नंबर पे कोई फर्क पड़ता नहीं तो 176 ही रहा। अब एक्स बताना है। देखिए 72 से 70 बना, 2 मास नंबर कम हुए, मास नंबरों में कमी आई 2 की, चार्ज नंबर में कमी आई 4 की, तो 2 4 कौन होता है, अल्फा पार्टिकल होता है। तो एक्स कौन है, एक्स इज अल्फा पार्टिकल। या इसका जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन था और वाला, 3 कर्व शोन बिलो represent the variation of photocurrent and the applied voltage for the 2 different materials using 2 different intensities of monochromatic light. Identify the 2 curves which are for the same material. Same material के लिए हैं तो same material होने का मतलब है उनका stopping potential same है, V0 क्या होगा उनका सेम होगा। तो आप ये है पोटेंशियल की लाइन,
तो सेम पोटेंशियल कहाँ है, यहाँ दो कर्व का पोटेंशियल सेम है, तो 1 और 2 सेम पोटेंशियल के लिए हैं। यहाँ पे 1 और 2 किसके लिए हैं, सेम पोटेंशियल के लिए हैं। और यहाँ पे ये देखेंगे अगर आपके पास करंट वगैरह के लिए पूछ लिया जाता है, इंटेंसिटी के लिए पूछ लिया जाता, तो ये यहाँ करंट सेम है तो मतलब यहाँ इंटेंसिटी सेम है, तो 1 और 3 सेम इंटेंसिटी के लिए हैं। यहाँ पे करंट सभी का सेम आ रहा है ना। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, कर्व विच ऑफ द सेम मटेरियल सेम है, तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मिलेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है किसके लिए, 1 और 2 के, तो आंसर होगा 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 17, ए बाई कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर इफ द whole setup is immersed in liquid of refractive index 1.7, then how will the nature of the image be affected? ओके, तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में जाते हैं। द IV characteristics of the two wire X and Y at constant temperature are shown in the figure. The two wires have equal length and diameters. Which of them is made of the material of large resistivity? रेसिस्टिविटी किसकी ज़्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ कैसे पता करेंगे, तो R इज इक्वल टू जो रेजिस्टेंस होता है आपके पास, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I होता है, R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई I होता है। यहाँ से हम देख रहे हैं दोनों वायर में, अगर मैं इसका स्लोप निकालूँ और इसका अगर हम स्लोप निकालते हैं दोनों का, तो स्लोप जो है वो आपके पास किसके बराबर आया, स्लोप आपके पास आया I डिवाइडेड बाई V। स्लोप किसके बराबर है, I डिवाइड बाई V, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R। इसका मतलब होगा जो R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, स्लोप के है। जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका R क्या है, कम है। तो ज़्यादा स्लोप किसका है, Y का स्लोप ज़्यादा है, तो Y का स्लोप ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि RY इज लेस देन RX, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसकी रेसिस्टिविटी भी क्या है, कम है। यहाँ से क्या पूछा है, लार्ज रेसिस्टिविटी किसकी है, तो हम क्या लिखेंगे, रो X ग्रेटर देन रो Y। क्वेश्चन नंबर 19, a cell of EMF E and internal resistance R is connected across a variable external resistance R. Plot the variation of voltage drop V across the resistor as the function of R. तो ये जो प्लॉट है ये कुछ इस प्रकार का होगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। इधर आपके पास E रहने वाला है, इधर आपके पास R रहने वाला है। ये ऐसा क्यों होगा ये देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। डिफाइन SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का पहले आप फॉर्मूला लिख लो, फाई इज इक्वल टू होता है BA कॉस थीटा। क्या होता है, BA कॉस थीटा। और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो SI यूनिट होती है वो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगी, फ्लक्स की यूनिट SI यूनिट B की यूनिट तो क्या होती है टेस्ला, और A की क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर कब होगी टेस्ला मीटर स्क्वायर, B जो हो वो 1 टेस्ला की स्ट्रेंथ हो, और एरिया जो हो वो 1 मीटर स्क्वायर हो, और थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, मतलब उसके नॉर्मल हो एरिया के, तो जो यूनिट होगी वो टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर होगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी को सोल्व करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है और आपको स्टडी करने में भी इसमें दिक्कत होती है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें।